आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। मैं पिछले 2 दिन से देरा ज़िला में पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए प्रवास कर रहा हूं। आप सब जानते हैं कि 2 सितंबर से पार्टी ने सदस्यता अभियान प्रारंभ किया है और गत वर्षों में पार्टी का जो स्थान बना है वो पूरे दुनिया में सबसे बड़े दल के रूप में हम स्थापित हुए हैं। पिछले मेंबरशिप ड्राइव में हम चाइना की पार्टी को पछाड़ के 1 नंबर पर आए थे। इस बार भी पार्टी का ये अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है और हमारी कोशिश है कि हम 1 नंबर की पोजीशन को बनाए रखें। पूरे प्रदेश में धीरे धीरे जो सरकार है उसके प्रति जो लोगों का मोह भंग हो रहा है, जो वायदे और तख्तियाँ चुनाव के समय में टांगी गई, वायदे किए गए, उसमें चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान दूध और गोबर की खरीद के लिए हो, सबको निराशा हुई। युवाओं को निराशा हुई, महिलाओं को निराशा हुई। और महिलाएं तो मजाक में कई बार कहती हैं कि वो बटुए भी हमारे पुराने हो गए, धो धो करके भी हम वो हो गए, लेकिन वो पैसे अभी नहीं आ रहे। तो इतनी भयंकर निराशा में और काम काज के मामले में भी लोगों को लगता है कि विकास जैसे ठप जा पड़ा है और सरकार एक ही रोना कि भाई हमारे फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है। कर्जे पर कर्जा अभी भी लिया जा रहा है, पहले भी लिया जाता रहा है। इस प्रदेश की स्थिति रही है कि हमेशा सभी सरकारों ने कर्ज लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भी ले रहे हैं, फिर रोना नहीं चाहिए। जब आपको पैसा उपलब्ध हो रहा है, सरकार से आप ले रहे हो, तो जो आपने वायदे किए हैं वो सब सोच समझ के किए होंगे, ऐसा लोगों को लगता है, तो उनको पूरा करना चाहिए। तो जो निराशा इस समय हुई है, उस निराशा के कारण भाजपा के प्रति सदस्य बनने के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। जहाँ जहाँ अभी हमने 2-3 दिन दौरा किया, लेकिन एक कंपटीशन है और अभी हम उस टेक्नोलॉजी के उपयोग कर रहे हैं कि मेंबरशिप ड्राइव में उस टेक्नोलॉजी के कारण थोड़ी हमें कठिनाइयाँ आ रही हैं। कई बार गांव में उतना लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कईयों के पास वो अच्छे मोबाइल ना होने के कारण भी कठिनाइयाँ आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम इस बात पर आशान्वित हैं कि वे हम पुराने रिकॉर्ड को पार करके जो पार्टी ने टारगेट किया है उसको अचीव करेंगे और इस सदस्यता अभियान को पूरी तरह से सफल करेंगे। इनमें तीनों में थोड़ा देरा में हमारा अभी थोड़ा अभियान बाकी क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा कम था। मेरी यहाँ भी बातचीत हुई है, बैठक हुई है और मुझे लगता है देरा भी लगभग बाकी मंडलों जसवा, परागपुर और ज्वाला जी के मुकाबले में आ जाएगा। तो हम प्रदेश की जो अपेक्षा है इस ज़िले से उसको पूरा करें। सदस्यता अभियान में बहुत ही पुराने लोग और बहुत ही प्रोमिनेंट लोग आगे आ रहे हैं। सेना से और कर्मचारी जो रिटायर होके आ रहे हैं, उनमें भी बहुत अच्छा समर्थन पार्टी की तरफ देखा जा रहा है। और मुझे लगता है कि पिछली विधानसभा चुनाव में जो थोड़ा बहुत लोग वायदों में आ गए थे और अभी वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो सब लोग अब पूरे जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। एक तो मुझे ये कहना था। दूसरा, मैंने जो कहा कि प्रदेश सरकार के कारण निराशा है। सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर पा रही है जिससे लोगों में एक आशा और उत्साह का संचार हो। जब लोग कोई सरकार को बदलते हैं तो एक लोगों में एक उत्साह होता है, एक जुनून होता है, एक जोश होता है कि ये नई सरकार क्या करेगी। लेकिन मुझे लगता है ये जो 2 साल होने को आ रहे हैं सरकार के, इसमें लोगों का जुनून तो ठंडा हो गया, जोश भी ठंडा हो गया है और अब लोग निराशा की दौर में जा रहे हैं और इस निराशा को शायद ये सरकार आशा में नहीं बदल पाएगी। अब धीरे धीरे ये निराशा चुनाव तक, अगले चुनाव से पहले तक इस सरकार को उखाड़ फेंकने का जोश लोगों में आएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ रही है उनका बहुत मजबूती के साथ जयराम जी के उसमें नेतृत्व में उन्होंने पुरजोर विरोध किया है।
सरकार को घुटने टेकने के लिए कई चीज़ों पर मजबूर किया है। सरकार ने जो अनाप शनाप संस्थान बंद किए और सरकार जो कई जगह पर सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह ठीक से नहीं कर पा रही है, उन सब चीज़ों के प्रति सरकार को घेरा है भारतीय जनता पार्टी ने। और हम प्रदेश के लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में भी हम इससे और ज़्यादा मुखर होकर के जनभावनाओं को सरकार के ऊपर जनभावनाओं को लेकर सरकार पर हमलावर रहेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि वो ऐसी नीतियाँ ना अपना सके और लोगों के प्रति जो एक अन्याय का प्रभाव वो हो रहा है वो ना हो पाए। लगता है पूरे देश की ये चिंतन था कि बार बार लोग तंग हो रहे थे कि बार बार चुनाव होते हैं और आचार संहिताओं से बार बार लगने से विकास प्रभावित होता है, लोगों को परेशानी होती है। इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ हर साल ऐसा लगता है 5 साल इस देश के अंदर एक ही उत्सव सबसे ज़्यादा होता है, वो है चुनाव का। कहीं ना कहीं चुनाव लगे हुए बाहर। और अब धीरे कुछ सालों से ये भी हो गया कि जो सरकारें हैं उनके भी पूरा फोकस उन चुनाव पर हो जाता है, तो निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी में जो लोगों पर इसका प्रभाव आता है। तो इसलिए एक विचार लोगों में बहुत दिनों से आ रहा था, सरकार भी इसको चिंतन कर रही थी कि एक ही बार सब चुनाव हो जाए और इसके ऊपर अच्छा मंथन हो, विचार हो। और इसके लिए सरकार ने कमेटी भी बनाई। हमें ये सौभाग्य है केंद्र सरकार को कि उन्होंने जनता की इस विचार या इस चिंतन को पहनाने के लिए कमेटी बनाई है। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। उस कमेटी ने वर्कआउट किया है और इस विषय को जल्दी देश के सामने आएगा और कोशिश होगी कि एक ही बार चुनाव हो जाए, ताकि बार बार चुनाव होकर के ये जो एक सरकार का मूड है वो भी टूटता है। सरकार का एक जो काम करने का माहौल बना होता है वो भी बार बार इन चुनाव के कारण टूटता है और एनर्जी डाइवर्ट होती है सरकार। तो इसका हम स्वागत करते हैं और ये होना चाहिए। और मैं समझता हूँ पूरा देश इस बात के पक्ष में है, हम भी इसके पक्ष में। मुख्यमंत्री होते मैं मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि वो अपना जो उनका अपना कुल खानदान है कांग्रेस का पुराना, उसके समय में कितनी सहायता आई है इसका भी कभी आकलन करना चाहिए। कांग्रेस की साल पहले भी कांग्रेस कई बार रही, कई बार आपदाएं प्रदेश में आई और प्रदेश के विकास के लिए कितना पैसा आता रहा। यदि मैं ज़्यादा दूर ना जाऊं तो 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार तो थोड़े साल पहले रही, 2004 से 2014 तक। उसी समय कितना बड़ा हिमाचल को मदद मिली है, जरा इसके ऊपर वो गौर करके प्रदेश को जागृत करें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 14 से लेके 24 तक हिमाचल प्रदेश में कितना पैसा आया विकास के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, आपदाओं के लिए, इसके ऊपर सबके सामने विषय ले आएंगे तो शायद वो शर्मा जाए। केंद्र सरकार ने हिमाचल को भरपूर मदद दी है और इसी बात से चौंक जाना चाहिए सरकार को, जो एक अटल टनल बनाने में कई साल में इन्होंने कुछ मीटर बनाई थी, जिसको मोदी जी की सरकार ने बहुत कम समय में पूरा किया। इनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि एम्स कोविड काल के अंदर भी 3 साल में बन गया, जबकि ये सरकार 3 साल में एक अच्छा रेस्ट हाउस नहीं बना सकती, उससे भी ज़्यादा टाइम लेते हैं। ये एम्स जैसा संस्थान बन के खड़ा हो गया। और भी काम, रोड्स बन रहे हैं। आप देखिए कि मनाली के लिए बनने वाला 4 लेन कितना किस कंपनी को दिया था, उस कंपनी का क्या दिवाला निकला और उसके बाद जाकर के सरकार को किसी और कंपनी को ला करके उस रोड को आज पूरा करा दिया और लोग कितना सुख महसूस कर रहे हैं उसमें। अभी ये 4 लेन इधर से शिमला तक है, ये जो पैसा इन एक 4 लेन पर 5-5, 7-7 हज़ार करोड़ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये प्रदेश सरकार को ये लोगों के सामने लाना चाहिए। सारे हाईवेज़ के लिए पैसा आ रहा है, सरकार की अनेकों योजनाओं में पैसा आ रहा है, IITs के लिए, IIM के लिए आया है, पैसा दिया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बाद आपदाओं पर भी सरकार ने पैसा जारी किया। उस समय ठीक है, कई बार मांगने वाले को लगता है कि जी हमें बिल्कुल उस तरीके से दिया जाए या इस तरीके से, उतना उसको होने के लिए यदि आपके वक्तव्य ऐसे रहेंगे तो आप उतनी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। देखिए, जिससे कुछ लेना है उसके प्रति
कैसा भाव चाहिए, कैसा आपको आदत चाहिए, ये तो इनको सीखना चाहिए शांता कुमार जी से। जब शांता कुमार जी यहाँ मुख्यमंत्री थे और मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो 300 करोड़ रुपए ला करके उन्होंने पानी की योजनाओं के लिए यही खर्च करके उन्होंने प्रारंभ में की थी। उनको एक लगा था कि शायद कुछ करेंगे, लेकिन आज यदि आप उनसे बात करेंगे, आज वो भी निराशा में आए। हिमाचल को धूमिल किस बात के लिए किया? प्रधानमंत्री आर्थिक रूप में सपोर्ट करेंगे, वो कर रहे हैं, उसके आंकड़े दीवार पर लिखे हुए हैं। लेकिन यदि प्रदेश सरकार उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, प्रदेश सरकार का जो केंद्र के पैसे का भी सदुपयोग ढंग से ना कर पाए, तो उसमें उनका दोष नहीं है, वो विषय उठेंगे और कहे जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को मदद नहीं कर रही। किस आधार पर? सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों के जो भावनाएं, जन भावनाएं, उनका आदर करें। किसी भी समुदाय माइनॉरिटी में कुछ है, उनको आप इस तरीके से बिहेव ना करें कि बाकियों के मन में पीड़ा जाए, क्योंकि सबको रहना है, सबको जीना है, सबको प्रदेश के अंदर अपनी धार्मिक और रिचुअल्स पूरे करने हैं। लेकिन नाजायज़ कब्जे हो जाएं, लोगों के मन में आक्रोश आए और सरकार आंख से आंख मूंदे बैठी रहे, और फिर जब लोग, पहले तो सरकार की ड्यूटीज़ थी कि पहले ही चीज़ों को रोक दें। जब लोग जागृत हुए, लोग सड़कों पर उतरे, फिर आप लाठीचार्ज करके उनको जा करके दबा रहे हैं, बनिस्बत इसके लिए कि आप सार्वजनिक रूप से इन चीज़ों पर गलती माने और उनको कहें कि हम सुधार करेंगे और आगे को ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ऐसा ना हो। तो मुझे लगता है सरकार को बहुमत की जनभावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत वक्फ बोर्ड नहीं, वक्फ बोर्ड का देखिए, आज देश में जो सबसे ज़्यादा संपत्ति है वो डिफेंस के पास है, दूसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है। 1973 में, या मैं ठीक से नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन कोई जिस समय ये वक्फ बोर्ड का कानून बना, 73 नहीं, बाद में शायद 90 के आसपास ये इसमें सुधार हुआ कि जिस संपत्ति पर वक्फ बोर्ड हाथ रख देगा, उसको बाकी लोगों को साबित करना होगा कि उनकी ये क्यों नहीं है, और उनको कोर्ट कचहरी से भी अलग कर दिया गया। इस तरीके के खतरनाक प्रावधान वक्फ बोर्ड के अंदर किए गए हैं, जिनमें सुधार की ज़रूरत है, और सरकार वो करना चाहती है, लेकिन अपोजिशन भी इस बात को ध्यान में रखे कि जो गलतियाँ उन्होंने की हैं, जो बड़ा समाज है उसकी भावनाओं को दरकिनार करते हुए, और ऐसे संविधान विरोधी, कहूँगा मैं तो संविधान विरोधी कह लो, या ऐसे खतरनाक प्रावधान उसमें कर दिए गए जिसके दुष्परिणाम समाज को भुगतने पड़ रहे। ऐसे ही 370 के रूप में JNK में होते, ऐसे ही वक्फ बोर्ड के अंदर भी प्रावधान किए गए, और केवल वोट बैंक के लालच में ये प्रावधान किए गए, दूसरों को खुश करने के लिए, और धीरे धीरे उनके दुष्परिणाम लोगों के सामने आ रहे हैं। जब लोगों को लग रहा है कि ये संपत्ति भी वक्फ बोर्ड की है, ये भी संपत्ति वक्फ बोर्ड की, हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, कोर्ट से भी हमको महरूम कर दिया गया। ये बहुत ही खतरनाक प्रावधान है, इनमें सुधार होना चाहिए, और ऐसे